हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर सेंटर। इकोनॉमिक्स का काफ़ी ही इंपॉर्टेंट जो कि हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये हमारा आप बोल सकते हो जहाँ से यूपीएससी ने हर साल एक ना एक सवाल जरूर पूछती है। इसमें मैं एक अलग से भी लेक्चर करेंगे हम, बट यहाँ पे मैं ओवरऑल व्यू लेने की कोशिश करूँगा। और जनरली हम जब इकोनॉमिक को पढ़ते हैं तो 4 से 5 हम जो कि सेक्शन में डिवाइड करते हैं और उतने में ही जो कि हम इकोनॉमिक्स को पूरा कवर कर लेते हैं। लेकिन जब इकोनॉमिक्स का वर्ड आता है हमारे आंखों के सामने तो बहुत से स्टूडेंट्स टीचर जो कि घबरा जाते हैं और उनको लगता है इकोनॉमिक का मतलब ही हो जाता है जीडीपी जीएनपी। नहीं, इतना ही नहीं है। हालांकि अगर आप जीडीपी जीएनपी को नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको पढ़ने की कोशिश करें तो आपके लिए आसान हो जाता है। बट अगर आप उसको जीडीपी को इस हिसाब से पढ़िए कि हमें डाटा फैक्ट से कैलकुलेट करना, उसको आपको इतना डिफिकल्ट बना देगी कि इकोनॉमिक पढ़ने का मन नहीं करेगा। सभी टीचर एकदम आसान सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वही पढ़ाना चाहते हैं। बहुत कम लोग होते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में घुसे। यहाँ पे जो आज का टॉपिक है और इससे डिस्कस करूं इससे पहले मैं आपको इकोनॉमिक का कुछ मूल मंत्र बता देता हूं। मूल मंत्र क्या है जिसको आप ब्रह्मास्त्र बोल सकते हो। जैसे मान लीजिए हम इकोनॉमिक का लिए, ठीक है। इकोनॉमिक में जनरली क्या होता है, हमारे दिमाग में एक चीज चलती है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। कॉम्प्लिकेटेड तब बनता है जब आप करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से जब पूरी तरह से कट जाओ, तब प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर देती है इकोनॉमिक। क्योंकि इकोनॉमिक हर 3 महीने में चेंज हो जाती है और एक साल में 50% चेंज हो जाती है। एक साल में कैसे, जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे बजट आता है पूरा पलट के रख देता है। बहुत सी स्कीम लॉन्च की जाती हैं, बहुत सी जो कि शट डाउन कर दी जाती हैं। और 3 महीने में क्यों बदलती हैं? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, गवर्नमेंट की डाटा रिपोर्ट जो आती है इस वजह से होता है। इंटरनेशनल जो कि प्रिडिक्शन होता है इस वजह से भी जो कि बदल जाती है। तो इकोनॉमिक एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको अपडेट रहने की जरूरत है। इकोनॉमिक जनरली एक ही फॉर्मूला पे दोस्तों काम करती है। डिमांड डिमांड एंड सप्लाई। देखने में बहुत छोटा लगता है बट मित्रों इतना समझ लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई पूरे इकोनॉमिक को बैलेंस करके चलती है। समझिए कि डिमांड बढ़ रही है, डिमांड को आप बोलिए तो मांग, आप मांग बोल सकते हो। दूसरी सप्लाई को पूर्ति बोलिए आप, पूर्ति, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि जनरली होता क्या है। जैसे आपके पास इनकम आ गई तो आपकी क्या होगी, एक सेकंड मैं कलर चेंज कर लेता हूं। आपके पास इनकम आ जाएगी तो आपकी मांग बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ी, मांग भी बढ़ गई। इनकम घटी, मांग भी बढ़ी घट जाएगी। कैसे आप करेंगे? जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते थे, कोविड भी छूट गया। जहां आप डेली हफ्ते में एक बार जाकर के आप रेस्टोरेंट में खाते थे, खाना बंद कर देंगे। वो अलग बात है, एक्सक्यूज दें कि हमें वायरस से डर था, हम हाइजीनिक फूड लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये कंट्रोल ऐसे वैसे, ये सब बकवास की बात थी। और बकवास की है भी कि लोग एक्सक्यूज दे देते हैं अपनी इकोनॉमिक वीकनेस को। ऐसा नहीं है, पैसे आ जाएंगे तो वो उड़ाएंगे ही उड़ाएंगे। दूसरी चीज, अगर मांग बढ़ रही, डिमांड बढ़ रही तो जरूरत ये है, नीड होती है कि सप्लाई को भी बढ़ाइए, ठीक है। बट समझ सकते हो एक समय के बाद ना सप्लाई नहीं बढ़ाई जा सकती, ये कॉन्सेप्ट है। सपोज करिए 1 बीघे में 10 कुंटल गेहूं होता था। हालांकि बहुत ज्यादा मैं बता रहा हूं, 5 कुंटल मान लीजिए, क्योंकि हम लोग फैमिली जो कि बिलोंग करती है फार्मर से तो हम लोगों को अच्छी खासी आइडिया होता है ना। मान लिया 5 क्विंटल होता है और उसमें चार मेंबर होते हैं फैमिली के, पति पत्नी और 2 बच्चे। और उनका 5 क्विंटल में पूरा एक साल चल जाता है। बट पता चले बच्चों की भी शादी हो गई, कितने हो गए, 8 लोग हो गए। और जमीन आपका 1 ही बीघा, 5 ही क्विंटल। तो आप समझिए कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे या प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। फर्टिलाइजर यूज करेंगे, अच्छी वैरायटी की सीड ला करके करेंगे, ठीक है। लेकिन एक समय के बाद जब 8 फैमिली फिर जाकर के आपकी 16 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे? तो मतलब क्या है कि सप्लाई एक टाइम के बाद नहीं हो पाती है। और कितना भी टेक्नोलॉजी आप डाल दीजिए, बात समझ रहे हो। तो क्या है कि डिमांड को कैसे भी कंट्रोल कर ले। क्या लोगों को भूखे मार दे? नहीं, उनको भूखे मत मारिए, उनको इस तरह से कुछ रेगुलेट करिए कि डिमांड कम हो जाए। डिमांड कैसे कम हो जाए? जैसे मान लीजिए कि आप टैक्स लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कोई 1 लाख रुपया महीने कमा रहा है, आप 25% इनकम टैक्स लगाए हो
और 75,000 उसके हाथ में, 25,000 सरकार रख रही है, तब भी वो नहीं मान रहा है, एकदम खर्चे पे खर्चा कर रहा है। तो एक काम करिए 50% जो कि कर दीजिए, ऑटोमेटिक उसका 50,000 जब घड़ी आएगा तो वो कंट्रोल हो जाएगा। ये इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट है। अगर यही कॉन्सेप्ट समझ गए तो समझिए कि पूरी इकोनॉमिक को आप एकदम अपने अंगुलियों पे नचा सकते हैं। हालांकि हमारा वो टॉपिक नहीं है अभी। दूसरी चीज ये है कि जो मेजर टॉपिक होते हैं, टॉपिक्स आईएएस में या सिविल सर्विसेज में दोस्तों, हम 5 टॉपिक, 6 टॉपिक, 7 टॉपिक मैक्सिमम देखते हैं। पहला हम मान लेते हैं नेशनल इनकम, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय आय। दूसरा मनी एंड बैंकिंग। तीसरा आप इन्फ्लेशन ले लीजिए, इन्फ्लेशन। फिर चौथा आप इंटरनेशनल ट्रेड। और आज हमारा जो है इंटरनेशनल ट्रेड का ही एक पार्ट जो होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बात समझ रहे हो? ये 4 टॉपिक है, और 1-2 टॉपिक और अदर में कर सकते हो जो स्कीम वगैरह। हालांकि स्कीम अलग से पढ़ने की अगर जो टेक्निक कोचिंग सेंटर वाले लगाते हैं वो उतनी कारगर नहीं होती है। अगर आपको स्कीम पढ़ना है तो स्कीम को चैप्टर के साथ ही जो कि कनेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन स्कीम लाई, उससे पहले टॉप्स था, तो आप इन्हीं को इसे कनेक्ट कर लीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में अगर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंपनसेट या सब्सिडी के लिए कोई स्कीम लाई तो आप यहीं पे कर लीजिए। अब ऐसा नहीं कि आप अलग से पढ़ना शुरू करिए, तो दिक्कत क्या होगी, आप लिंक्स नहीं कर पाएंगे स्कीम को ला करके। बात समझे? जैसे एक एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ते हैं तो उसमें आपके दिमाग में चलना चाहिए कि जो हमारा एक्सपोर्ट है उसको कितना और इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटेटिव या फिर और ज्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे 2 तरीका होता है। सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आप अपनी गुड्स की प्राइस को वस्तु या सेवा के जो गुड्स सर्विस आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत से दूसरे देश में, वो सस्ती होनी चाहिए। और उसी का एक कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है कि क्वालिटी होनी चाहिए, तभी लोग खरीदेंगे ना। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी अन्य लोगों से अगर टेक्निक अलग नहीं होगी तो आप मुझसे क्यों पढ़ेंगे? आप समझ रहे हो? तो जो मेरा सीए सेंटर दिल्ली का एक लोगों से अलग काम करने का तरीका है, ये हमारा ये तरीका है कि हम किसी चीज को कितने डायमेंशन से लिंक करेंगे। यूपीएससी, आईएएस या सिविल सर्विसेज का जो आप एग्जाम देते हो उसमें सबसे बड़ा जो मास्टर की होता है कि आप एक क्वेश्चन में कितने सब्जेक्ट के डायमेंशन और एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिंक्स कर सकते हो। अगर आप हमसे यहां पे पूछ लीजिए इंटरनेशनल ट्रेड में आप अपनी इंडिया के एग्रीकल्चर को डाल के दिखाइए तो हम जाने, हम पक्का कनेक्ट कर देंगे। ठीक है? अगर आपसे पता चलिए अच्छा इंटरनेशनल ट्रेड है, आप जो कि इंडिया के इन्फ्लेशन से ला करके कनेक्ट करिए, वो भी मैं कर सकता हूं। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड को आप ज्योग्राफी से ला करके कनेक्ट कर दीजिए, वो भी कर सकता हूं। पॉलिटी से ला करके कनेक्ट कर दीजिए, वो भी कर सकते। जब ये करना सीख गए आप तो समझिए कि सिविल सर्विसेज आपके हाथ में है। मैं क्या नहीं कर रहा हूं कि आप क्लियर कर लिए जाएंगे, नहीं, आपके हाथ में सिलेबस को कैसे कंट्रोल कर लिया जाए। और सबसे बड़ी जो विडंबना होती है सिविल की कि स्टूडेंट्स हमेशा यही कहता है इतना सिलेबस है, हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे। तो देखिए उनके लिए सिलेबस बड़ा हो जाता है जो हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अलग अलग करके पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपको वहां पे एग्रीकल्चर, इंडिया की इकोनॉमिक मॉडर्न इंडिया में आनी चाहिए, पॉलिटी का डेवलपमेंट आना चाहिए, क्योंकि वहीं से डेवलपमेंट होकर के आता है, संविधान बनता है। दूसरी चीज, आप अगर आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये सबसे बड़ी चीज है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो उसके लिए किस तरह की सिचुएशन थी और क्या क्या चैलेंजेस था। ये सारी चीजें अगर करेंगे तो आपके लिए पॉलिटी, इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब एक जगह आ जाएगी। 4-5 टॉपिक होता है। आज का जो मैं टॉपिक लूंगा इंटरनेशनल ट्रेड में ही एक टॉपिक है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। इससे आगे चलूं मैं
मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं, यहां पे देख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट का दिया गया है, ठीक है। और ये कह रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। मतलब क्या है, जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में बात करते हैं या बैलेंस ऑफ ट्रेड में बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पेमेंट करने की, पैसे की लेन देन, और जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, जो ट्रेड हम करते हैं गुड्स एंड सर्विस का। जनरली हम अपने इंडिया को 1991 में पूरी तरह से ओपन इकोनॉमिक बनाया। ओपन इकोनॉमिक का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम हो गया, जिसको जितना व्यापार करना है, ट्रेड करना है, जैसे वो करे। बट गवर्नमेंट एक वॉच डॉग की तरह काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि बात बात पे ला करके अच्छा ये नहीं है, लाइए लाइसेंस दीजिए। इन्वायरमेंट क्लियरेंस नहीं है, हम आपका सील कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से जो कि आपको परमिशन नहीं मिली, आपको सील कर देंगे, ऐसा नहीं। आपको लिबरल कर दिया गया। लिबरल जैसे कहते हैं एलपीजी लाई गई, एलपीजी 1991 में लाई गई। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, लिबरल कर दिया भैया आइए। पी का मतलब प्राइवेट लोगों को भी अलाउड कर दिया गया कि भैया प्राइवेट सेक्टर के भी लोग आकर के व्यापार करिए। जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया, मतलब इंडिया विश्व से भी जो कि कनेक्ट हो गया, उनके इंपैक्ट से इंडिया भी इंपैक्ट होगा और इंडिया के इंपैक्ट से ये लोग भी इंपैक्ट होंगे। बात समझ रहे हो? और तब से बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसमें जो क्राइसिस हुई थी, कैसा कहा जाता है कि भारत के पास कोई चीज को इंपोर्ट करने के लिए, स्पेशली ऑयल हम ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। 90 के अगर आसपास हम देखें तो अभी भी हमें ज्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, तो उसमें हम ज्यादा जो है कि क्या देते थे, फॉरेन करेंसी देते थे। तो हमारे पास जो कि ज्यादा पैसे, विदेशी मुद्रा भंडार नहीं थी। तो हमें ये लगा कि ऐसा ना फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए। और उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सर थे, और हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से कि इनको और लंबी उम्र ऊपर वाला दे, क्योंकि हमारे लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और उनका हर एक शब्द समझिए कि देश की प्रगति के लिए ही होता है। वो अलग बात है, कुछ लोग कहते हैं कि रेन कोट पहन के बाथरूम में नहाना, वो अलग चीज है। तो उस समय जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने इंडिया की इकोनॉमिक को ओपन किया और चीजें हुई, और वहीं से ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा जो कि सही हुआ। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ बार्गेनिंग की, कहीं कि नहीं आप ऐसे करिए वैसे करिए, तब हम आपको ये करेंगे ये करेंगे। हमने कहा ठीक है भैया आप आइए, हम करते हैं किए। और यहाँ पे हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में अच्छी कंडीशन में आए, हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार आया, और हम जो है कि सही से बोल सकते हो आप, हम ट्रेड किए और विदेशों से जुड़े। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। जैसे हम एक साल में जितनी गुड्स और सर्विस, वस्तु और सेवा का मतलब व्यापार किया या पैसे का लेन देन हुआ, उसका हम बोल सकते हो कि हम हिसाब किताब रखते हैं एक साल के अंदर। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक साल का हिसाब किताब होता है इंडिया का और विदेशों से जो हम लेते हैं और उनको देते हैं। कुछ हमने वहां से खरीदा, कुछ हमने अपनी चीजें बेची, ठीक है। ये हर परिवार में होता है, लोग हिसाब बारी करते हैं, जब आ जाते हैं यहाँ से शॉपिंग करके तब हिसाब बारी करते हैं, वैसे यहाँ पे। लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट को पढ़ने से पहले ये हमें पता ये भी होना चाहिए कि क्या क्या इसमें आता है। जनरली अगर हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में लेकर के, तो देखिए दो तरह के अकाउंट्स इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। पहला तो हमारा करेंट अकाउंट होता है और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट होता है। बात समझ रहे हो? जो करंट अकाउंट होता है और कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल से पता चलता है कि हमारे पास कैश या पूंजी पूंजी आ रही है, वो डॉलर में आ रहा है। भैया कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं हम अपने फैमिली में पहले व्यक्ति हुए जो कि डॉलर में कमा रहे हैं। बात समझ रहे हो ना? लोग सऊदी जाते हैं डॉलर में कमाते हैं, रियाद में कमाते हैं, ये अच्छी बात होती है। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट में जो हम गुड्स और सर्विस का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, जो गुड्स होती है मर्केंटाइल, जो वस्तु बनी होती है, मतलब जो विजिबल हो, मतलब उसको छुआ जा सके, टेंजिबल, उसको हम विजिबल बोल सकते हो। और जो करंट अकाउंट्स भी दो भाग में है, एक विजिबल और एक इनविजिबल।
दृश्य अदृश्य। तो जो विजुअल होता है इसमें जो हम ट्रेड करते हैं किसका, गुड्स का। गुड्स में जैसे क्रूड ऑयल, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, गोल्ड्स वगैरह जो भी है। और सर्विस में इनविजिबल में आते हैं, इनविजिबल में हम सर्विस को देखते हैं। सर्विस मान लिया कोई हमारा आईटी का इंजीनियर विदेश में जाके काम कर रहा है, कोई विदेशी कंपनी है वो इंडिया में कर रही है, विदेश के लोग आके काम कर रहे हैं। इनकम है, कोई जाता है जॉब करता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो इनकम उसको मिलती है। दूसरी चीज ट्रांसफर होता है, रेमिटेंस एंड डिनोशन गिफ्ट, जो हमें कोई देता है गिफ्ट में होता है, या फिर जो विदेश में लोग जाकर के कमाते हैं रेमिटेंस वगैरह जो आती है। हालांकि रेमिटेंस और एक अलग तरीके का टॉपिक बन जाता है, हम डिस्कस करेंगे अभी। बट यहीं पे मैं एक चीज और चाहता हूं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं, क्या है वो, करंट अकाउंट डिफिसिट, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, डेफिसिट, मैं एक नया पेज ले लेता हूं और नए पेज लेने से फिर हमें स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट दो जनरली हम क्लास में डिवाइड कर दिए, एक करंट अकाउंट में, दूसरा कैपिटल अकाउंट में हमने कर दिया, ठीक है। और ये विजिबल है, ये विजिबल है और दूसरा इनविजिबल है। इसमें हम गुड्स का ट्रेड करते हैं और इसमें हम सर्विस का करते हैं। और कैपिटल अकाउंट में आपका जो है कि जो आप बोल सकते हो जो करेंसी आती है उसका हम जो कि इंक्लूड करते हैं, जैसे FDI आती है, FPI आती है, FII आता है, या फिर कोई NRI जो कि वहां से भेजता है डॉलर वगैरह, वो चीजें आती हैं। यहीं पे हम डेफिसिट की बात करेंगे, डेफिसिट की बात करेंगे। डेफिसिट की हिंदी होती है घाटा। क्या होता है, घाटा, इसकी मीनिंग हिंदी में होती है, मतलब डेफिसिट एंड सरप्लस। सरप्लस इंडिया जनरली हमेशा जो है कि डेफिसिट में ही रहता है मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों है कि इंडिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया जो सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होने वाली थी इंडिया में उतना नहीं हो पाई, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कि हम मशीन वगैरह इंपोर्ट करते हैं। उसी के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ जैसी स्कीम वगैरह चला रखी थी, बट उतनी सक्सेस नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, जितना होना चाहिए था, बस एक जुमलेबाजी कर दिए थे। तो डेफिसिट है, सरप्लस है। डेफिसिट का मतलब ये होता है कि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी कंट्री से जो चीज़ मंगा रहे हैं, ये जो कि ज़्यादा है जो हम भेजते हैं, तो हम इसको जो कि बोलते हैं डेफिसिट बोलते हैं। सरप्लस की बात करते हैं तो जब हम जो इंपोर्ट करते हैं, जो मंगाते हैं, वो लेस होता है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डेफिसिट और सरप्लस का यही मतलब होता है, इतना ही समझिएगा, इससे ज़्यादा दिमाग लगाएं तो उलझ के रह जाएंगे, बात समझ रहे हो। और इसके बाद हमारा पे यहाँ पे आता है कि अगर आपसे पूछ लिया, अब सवाल जो बनेंगे या फिर जो भी बनेगा, हम यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं आप लोगों के साथ। यहाँ पे कुछ मैंने डायग्राम बना रखा है, गुड्स एंड सर्विस का क्या है, कैसे है, कोई इनकम आती है, FDI आती है, जो भी है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के बारे में हमने डिस्कस किया, करंट अकाउंट के बारे में डिस्कस किया, और दो और चीज होते हैं, नेट एरर एंड ओमिशन एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं। नेट एरर एंड ओमिशन की बात करते हैं, जितना हमारा लेन देन होता है उसमें कितना सही गलत है उसको लेके। दूसरी चीज है कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करते हैं तो जो हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और इसको रिजर्व रखा जाता है RBI के पास। RBI जो कि इसका गार्जियन होती है उसको करती है। RBI के पास पूरा जो है कि अथॉरिटी होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, कितना है कितना नहीं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, अगर मान लीजिए हम कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं मित्रों, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, तो लोन आती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में दो तरह का इन्वेस्टमेंट होता है, और जो FDI आती है, FPI आती है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। और ये दो तरह की होती है, FDI होती है, FII होती है। FDI की बात करेंगे, FII की भी बात करेंगे। दूसरी चीज जो हम लोन लाते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोविंग, जो कोई विदेश से हम खरीदते हैं या उधार लेते हैं,
और दूसरा हम किसी कंट्री से या ऑर्गेनाइजेशन से मदद लेते हैं, और उसके बाद जो ट्रेड क्रेडिट वगैरह मिलती है हमें, इसको लेकर के बात करते हैं। उसके बाद बैंकिंग कैपिटल होती है, जैसे मान लीजिए जो बैंक्स होती हैं वो अन्य देशों में जाके अपनी ब्रांच वगैरह जो ओपन करती हैं, और जो एनआरआई लोग होते हैं अपने जो कि इनकम को डिपॉजिट करते हैं, जो इंडियन बैंक होती है उनको लिए आप कर सकते हैं इसमें। तो अगर आपसे सवाल यहाँ तक के पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा जो एफडीआई एफपीआई होती है इसको कौन से अकाउंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट में डाला जाता है, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। दूसरी बात ये आती है कि जब सर्विस होता है, इनकम किसी की मिलती है या फिर गिफ्ट ट्रांसफर जो कि ट्रांसफर वगैरह होता है वो कौन से अकाउंट में डाला जाता है, तो आप करंट अकाउंट में बोल सकते हो। बट दूसरी ये भी चीज़ आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि जो डाला जाता है वो इनविजिबल में डाला जाता है और ना ही कि विजिबल में डाला जाता है। और विजिबल करंट अकाउंट जो होता है ये हमारा गुड्स होता है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज़ ये, अगर आपसे कहा जाए एक्सटर्नल कमर्शियल जो बोरोविंग होती है वो कौन से अकाउंट में डाला जाता है, वो हमारे कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, फॉरेन विदेशी मुद्रा भंडार होती है, उसको कौन जो कि गार्जियन के रूप में काम करता है, भारत सरकार, वित्त मंत्री, आरबीआई या तीनों। तो इसमें आरबीआई जो कि मेन होती है वो जो कि काम करती है। और जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है तो इसमें दोस्तों जनरली होती है कि जो विदेशी मुद्रा होती है उनको रखा जाता है, एसडीआर रखा जाता है। लेकिन जो विदेशी मुद्रा होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उसमें डॉलर को ज़्यादा रखा जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, बिकॉज डॉलर का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो कि ट्रेड होता है डॉलर में। हाँ, और डॉलर की जो है कि एक रिस्पेक्ट भी है, और डॉलर में कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है, चाहे जितना आप कमाएं। $1 एक दिन में कमाएं, आधा डॉलर। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है और हमारे देश में विदेशी निवेश जिसकी बात करते हैं हम, और एक कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है। इसमें दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक होता है आपका एफडीआई होता है और एक आपका एफपीआई होता है। एफडीआई में कहा कैसे क्लियर होगा क्या एफडीआई है क्या एफपीआई है, क्योंकि यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है। अरविंद मायाराम पैनल एक स्टैब्लिश किया गया था, उसने डिफाइन किया कि 10% से ज़्यादा या उसके बराबर, 10% या 10% से ज़्यादा अगर कोई एंटिटी में इन्वेस्ट करता है और तो उसको हम एफडीआई के रूप में जानते हैं। और ये एक तरह की बोल सकते हो कि उस पर जो कि कंट्रोल ओनरशिप जो कि प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज़ है जो एफडीआई होती है, दो तरह की होती है, एक ब्राउन फील्ड में अलाउड किया जाता है और एक ग्रीन फील्ड में। ब्राउन फील्ड वो होती है फील्ड जो पहले से कोई एंटिटी या कोई कंपनी एग्जिस्ट है उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड एफडीआई। दूसरी चीज मित्रों ग्रीन फील्ड का मतलब है कोई नई कंपनी इस्टेब्लिश की जा रही, जैसे सीएस सेंटर अभी इस्टेब्लिश हो रहा है, इसमें एफडीआई आ रही है तो हम इसको बोलेंगे ग्रीन फील्ड। दूसरी ये भी चीज है क्या सीएस सेंटर दिल्ली इको फ्रेंडली है या नहीं, दूसरी। इसके बाद जो आरबीआई मतलब एफडीआई जो आती है वो दो रूट से आती है, एक ऑटोमेटिक रूट से आती है और दूसरी गवर्नमेंट रूट से आती है। ऑटोमेटिक रूट से जब हम बात करते हैं यहाँ पे तो इसमें गवर्नमेंट और आरबीआई का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती है। बट हम जब गवर्नमेंट रूट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट रूट की बात में जो कि गवर्नमेंट से आरबीआई से अप्रूवल लेने की जरूरत होती है। अगर ऑटोमेटिक रूट से ज़्यादा एफडीआई आती है इंडिया में और ये देश के लिए अच्छी बात है। इसके बाद हम आएंगे एफपीआई पे। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो सिक्योरिटी मार्केट या सेबी जो शेयर मार्केट होता है इसमें जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ये 10% से कम इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट किया जाता है। किसी शेयर मार्केट या कंपनी में अगर 10% से कम शेयर में अगर इन्वेस्ट किया गया परसेंट से तो इसको एफपीआई के रूप में देखते हैं। इसको हॉट मनी के रूप में भी देखें। हॉट मनी का मतलब ये जल्दी से बाहर जा सकती है, दूसरे कंट्री में जल्दी से आ सकती है, तो मतलब हमेशा जो कि वार्म होती है और एकदम मतलब बोल सकते हो आपकी एक पैर पे खड़ी होती है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ ये शेयर मार्केट तो ये अपना निकल लेते हैं एक अलग रास्ते से। दूसरी चीज यहाँ पे मैं एफआईआई के बारे में बात करता हूँ और डिपोजिटर के बारे में। एफआईआई क्या, जो इन्वेस्टमेंट करेगा फॉरेन जो कि फाइनेंशियल मार्केट में। एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करता हूँ, पी नोट्स क्या होता है मैं यहीं पे कर देता हूँ। पार्टिसिपेटरी नोट होती है। पार्टिसिपेटरी नोट्स का मतलब ये होता है जो विदेशी निवेश होता है शेयर मार्केट में
और कोई करना चाहता है बट वो रजिस्टर्ड नहीं करना चाहता है आप सेबी के साथ, ठीक है, जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होना चाहता बट इंडिया मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो ये क्या कर सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, और ट्रंप हैं, ये भारत की जो शेयर मार्केट है, जो कैपिटल मार्केट कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट वो नहीं चाहते हैं कि सेबी के साथ कोई रजिस्टर्ड हो, तो बट ये क्या करेंगे, अपने कोई फ्रेंड से बोलेंगे कि जो सेबी में रजिस्टर्ड हो, ठीक है, तो उससे कहेंगे भैया हमारा ये कुछ अमाउंट है, आप जो कि इंडिया के मार्केट में जो है कि शेयर मार्केट में लगा दीजिए, तो ये लगा देगा। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट, पी नोट, पी का मतलब पार्टिसिपेटरी, भागीदारी बनना, और नोट्स हुए। दूसरी चीज है, इस पे जनरली देखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक भी होती है और इससे इन्वेस्टमेंट भी ठीक ठाक आता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि हमें क्या डिस्कस करना चाहिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आरबीआई कैसे काम करती है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, सेबी कैसे काम करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, सारी चीजें हो गई। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट में एफडीआई, एफपीआई इन्वेस्टमेंट आता है, करंट अकाउंट में आपका आ जाता है विजिबल इनविजिबल गुड्स एंड सर्विस का। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप कि ऑल ऑफ यू एंजॉय माय लेक्चर्स। अगर कोई क्वेरी एजुकेशन से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और एक चीज़ जरूर चाहूँगा कि आप अगर कमेंट्स करते हैं तो उसे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन, एंड जय हिंद जय भारत मेरे फ्रेंड्स।